हमारी आज की कहानी है दो ऐसे स्टूडेंट्स की जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि दोनों को एक ऐसी जगह पर फंसा दिया जहां न तो कोई मदद थी और न ही कोई बाहर की दुनिया से संपर्क, जहां सरवाइव करना हर दिन एक चुनौती थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है एमा से, एक स्मार्ट, होशियार और काफी पॉपुलर लड़की जो हमेशा समय पर उठती है, तैयार होकर स्कूल जाती है और हर क्लास में टॉप करती है। एमा के बहुत सारे दोस्त हैं और स्कूल में उसका एक खास स्टेटस है। दूसरी तरफ है डीन, बिल्कुल एमा के उलट। उसे पढ़ाई से ज्यादा वीडियो गेम्स पसंद है। सुबह देर से उठता है और स्कूल जाने के लिए किसी सजा से कम नहीं समझता। उसके पापा जैक अक्सर उसे डांटते हैं, लेकिन डीन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एमा की छोटी बहन स्टेसी और उनकी मम्मी बारबरा रोज उन्हें स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल पहुंचते ही एमा अपनी बेस्ट फ्रेंड लीज से मिलती है। दोनों खूब बातें करती हैं, हंसती हैं, लेकिन तभी एक लड़का आता है, स्टीफन, और एमा को हाय कहता है। लीज इसे देखकर तुरंत एमा को चिढ़ाने लगती है। उसी दिन क्लास में उनके टीचर मिस्टर सेन एक अनाउंसमेंट करते हैं ट्रिनिटी आइलैंड के स्कूल ट्रिप के बारे में। बताया जाता है कि अगले दिन सुबह ठीक 7 बजे बस रवाना होगी। जैसे ही वह ये बोलते हैं, एमा लेट होकर क्लास में पहुंचती है और तभी पीछे से डीन क्लास में घुसते हुए एमा से टकरा जाता है और तंज कसते हुए बोलता है, सारी शहजादी। एमा उसे घूर कर देखती है। इसी बीच लीज धीरे से एमा से कहती है, पता है डीन भी ट्रिप पर जा रहा है अपने डैड के पैसे की वजह से। और फिर डीन की तरफ देखकर वह मुंह बनाती है। लंच टाइम में लीज अपने दोस्तों को सुबह की घटना के बारे में बताती है जो एमा और स्टीफन के बीच हुई थी। वह मजाक में कहती है कि ट्रिप पर हमारे पास पूरा 1 हफ्ता होगा एमा और स्टीफन को करीब लाने के लिए। लेकिन एमा गंभीरता से जवाब देती है कि हमें इस ट्रिप का मजा लेना चाहिए, न कि किसी और की जिंदगी में हस्तक्षेप करना चाहिए। जब सब हंसी मजाक में लगे होते हैं, एमा की नजर अचानक डीन पर जाती है जो एक कोने में बैठा चुपचाप सेब को चाकू से काट रहा होता है। तभी मिस कोलियर, जो स्कूल की एक सख्त टीचर है, डीन के पास आती हैं और स्कूल में चाकू लाने के लिए उसे टालती हैं। वे उसे तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती हैं। इस घटना के बाद लीज अपने दोस्तों से कहती है कि एमा को डीन जैसे अजीब और रहस्यमयी लड़कों से दूर रहना चाहिए, खासकर जब स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का स्टीफन उसे पसंद करता हो। अगली सुबह एमा ट्रिप के लिए तैयार होती है और अपने माता पिता बारबरा और फिल को धन्यवाद कहती है कि उन्होंने उसे जाने की अनुमति दी। दूसरी ओर डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पिता जैक उसे समझाते हैं कि स्कूल के नियम तोड़ने के बावजूद उन्होंने कितनी मेहनत की है उसे इस ट्रिप पे शामिल कराने के लिए। डीन आखिरकार मान जाता है। इसके बाद मिस्टर क्रिश्चियन सेन सबको बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। बस में चढ़ते समय स्टीफन एमा से मुस्कुराकर पूछता है, कैसी हो एमा? और लीज तुरंत उसे छेड़ने लगती है, लेकिन एमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। थोड़ी ही देर में सभी ट्रिप के लोकेशन एक खूबसूरत आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। बस से उतरते वक्त मिस कोलियर सभी को बताती है कि वे थोड़ी देर पूल में मस्ती कर सकते हैं, लेकिन डिनर से पहले सभी को वापस आना होगा क्योंकि अगले दिन से शेड्यूल का पालन शुरू किया जाएगा। इसके बाद एमा उसके दोस्तों के साथ पूल में जाती है, जहां उसकी मुलाकात फिर से स्टीफन से होती है। सब मिलकर खूब मस्ती करते हैं, लेकिन दूर बालकनी में खड़ा अकेला डीन चुपचाप यह सब देख रहा होता है। उसी शाम उनकी एक दोस्त लीज और एमा के पास आती है और उत्साह से बताती है कि स्टीफन ने उन्हें एक पार्टी में बुलाया है। ये पार्टी एक लोकल बोट पर हो रही है। एमा पहले तो साफ मना कर देती है, लेकिन उसके दोस्त उसे मनाने लगते हैं। थोड़ी झिझक के बाद एमा मान जाती है और सभी पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। बोट पर पहुंचते ही एमा अपनी दोस्त हेलेन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक सीन पर पड़ती है। स्टीफन किसी और लड़की को चुपके से किस कर रहा होता है। यह देखकर एमा का दिल टूट जाता है और वह चुपचाप वहां से जाने लगती है। उसी वक्त डीन, जो दूर से सब कुछ देख रहा था, एमा के पास आता है और तंज कसते हुए कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बढ़िया एंजॉय कर रहा है। एमा नाराज होकर जवाब देती है, तुम्हें मेरी लाइफ में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी माहौल एकदम बदल जाता है। पुलिस की एक टीम बोट पर पहुंचती है। उन्हें खबर मिली थी कि इस पार्टी पर कुछ स्टूडेंट्स ड्रग्स ले रहे हैं। पुलिस सबको बोट के आगे वाले हिस्से में इकट्ठा होने का आदेश देती है। इसी हड़बड़ाहट में एमा का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। डीन तुरंत यह देखकर बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ता है और एमा को बचाकर एक छोटी बोट तक ले आता है। वह बोट एक बड़ी बोट से बंधी होती है, लेकिन जैसे ही डीन रस्ते काटता है, एमा हैरानी से पूछती है, तुमने ये क्या किया? डीन सीधा जवाब देता है, मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है। जब सब चला जाएगा तब वो वापस लौट जाएंगे। लेकिन हालात उनके सोचे अनुसार नहीं रहते। थोड़ी ही देर में बड़ी बोट दूर निकल जाती है और उनका संपर्क पूरी तरह से कट जाता है। तभी मौसम बिगड़ने लगता है। आसमान में बादल गहराने लगते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। डीन ध्यान देता है कि जिस बोट में वे हैं उसमें तो मोटर ही नहीं है।
अचानक समंदर में एक ऊंची लहर उठती है और पूरी ताकत से उनकी छोटी बोट की तरफ आती है। दोनों खुद को बचाने के लिए बोट को कसकर पकड़ लेते हैं। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ दोनों की आंखें खुलती है। पूरी रात बोट लहरों के साथ बहती रही थी और अरेबियन सागर के बीचों बीच किसी अनजानी दिशा में पहुंच चुके थे। डिन अपना फोन निकालता है लेकिन वो बंद हो चुका होता है। फिर वह एमा से उसका फोन मांगता है। एमा फोन देती है लेकिन उसमें कोई नेटवर्क नहीं होता। एमा परेशान होकर कहती है, हमें पार्टी वाली बोट का पीछा करना चाहिए था। डीन थोड़ी शांति से जवाब देता है, घबराओ मत, कोई ना कोई हमें ढूंढ ही लेगा। इसी बातचीत के बीच एमा एक नजर दूर समुद्र में एक छोटे से द्वीप पर पड़ती है। डीन उस दिशा में बोट मोड़ देता है और काफी मशक्कत के बाद दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर कदम रखते ही एमा एक बार फिर फोन में नेटवर्क चेक करती है लेकिन वहां भी कोई सिग्नल नहीं होता। तभी डीन को बोट के नीचे एक फ्लेयर गन मिलती है जिसे वह अपने पास रख लेता है, संभवतः किसी मदद के इशारे के लिए। अब दोनों उस अनजान द्वीप के अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं, उस उम्मीद में कि शायद कहीं से कोई मदद मिल जाए। वहीं दूसरी ओर होटल में सुबह मिस्टर सेन पिछले रात की गड़बड़ी करारटी को कैंसिल कर देते हैं। लीज घबराकर मिस कोलियर से कहती है कि एमा अब तक होटल नहीं लौटी है। वह बताती है कि उसने एमा को आखिर बार पार्टी बोट पर देखा था और उसे लगा कि शायद वह किसी के साथ रुक गई होगी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अब जब मिस्टर सेन सभी छात्रों को अटेंडेंस लेते हैं तो उन्हें जानकर छक्का लगता है कि डीन भी गायब है। यानी अब यह साफ हो जाता है कि डीन और एमा दोनों लापता हैं। पुलिस को तुरंत बुलाया जाता है और वे छात्रों से पूछताछ शुरू करते हैं। मिस कोरियर चिंतित होकर पुलिस से कहती हैं, क्या उन्हें ढूंढने का कोई रास्ता है? पुलिस अधिकारी जवाब देते हैं, ऐसे केस पहले भी आए हैं। कई बार बच्चे खुद लौट आते हैं लेकिन अगर वे समुद्र में फंसे हैं तो उन्हें खोजना मुश्किल हो सकता है। यह सुनकर डीन के पिता जय खड़बड़ाते हुए स्कूल पहुंचते हैं और वहीं एमा की मां बारबरा से मुलाकात होती है। कुछ देर बाद एमा के पिता फिल भी वहां पहुंच जाते हैं। अब तीनों बुरी तरह चिंतित है और स्कूल प्रशासन से जवाब मांगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाते, जिससे सभी का गुस्सा और चिंता बढ़ जाता है। आखिरकार ये तीनों चुपचाप और भारी मन से स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। एमा और डीन जंगल की पगडंडियों पर चलते हुए गहराई में उतरते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें घने पेड़ों के बीच से एक शानदार झरना दिखाई देता है। डीन उस नज़ारे से मंत्रमुग्ध हो जाता है और एमा से कहता है, क्या तुम मेरी एक तस्वीर ले सकती हो? लेकिन एमा मिलाकर मना कर देती है, हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यह सब अच्छा लग रहा है। एमा कहती है, मैं इस ट्रिप में कुछ अच्छे मार्गदर्शन की उम्मीद कर रही थी ताकि मेरा प्रोजेक्ट बेहतर बने। मुझे आगे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है और अगर हम यहाँ जल्द से नहीं निकले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोनों फिर चुपचाप आगे बढ़ते हैं और कई घंटे पैदल चलते रहने के बाद एक चट्टानी किनारे पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां न कोई रास्ता था न कोई मदद। हताश होकर वे वापस उसी जगह लौटने का फैसला करते हैं जहां उनकी बोट थी। तो वे किनारे पर वापस पहुंचते हैं तो हैरानी और घबराहट में देखते हैं कि उनकी बोट अब वहां नहीं है। समुद्र की लहरें बोट को बहा कर ले गई थी। अब वहां केवल एक टूटी हुई लाइफ जैकेट बची थी। पूरा दिन भटकते हुए थके दोनों सूरज डूबते ही एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। डीन पास की लकड़ियों से आग जलाता है। एमा ठंडे से कांप रही होती है तो डीन चुपचाप अपनी शर्ट उतारकर उसे दे देता है। आग के पास बैठते हुए दोनों थोड़ी राहत महसूस करते हैं। डीन कहता है, शायद कल तक हमारे पापा मम्मी हमें ढूंढ लेंगे। अगली सुबह डीन की नींद टूटती है लेकिन एमा आसपास नहीं दिखती। वह घबराकर उसे ढूंढने निकलता है और कुछ दूरी पर देखता है कि एमा समुद्र किनारे बालू पर बड़े अक्षरों में SOS लिख रही है। तुम क्या कर रही हो? डीन पूछता है। अपनी जान बचाने की कोशिश, एमा गंभीरता से जवाब देती है। अब हमें पीने के लिए पानी भी ढूंढना होगा। इसके बाद डीन समुद्र में तैरने चला जाता है और एमा उसे चुपचाप निहारती रहती है जैसे कुछ सोच रही हो। उधर होटल में मिस्टर सेन एमा और डीन की स्थिति उनके माता पिता को समझाते हैं। पुलिस को एक छोटी बोट मिली है जिससे अनुमान है कि शायद एमा और डीन उसी में थे। डीन के पिता जैक चिंतित होकर कहते हैं, अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही तो हम प्राइवेट रेस्क्यू टीम लगा सकते हैं। लेकिन मिस्टर सेन भरोसा दिलाते हैं, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, जल्द ही हम बच्चों को ढूंढ लेंगे। वापस आइलैंड पर एमा ताजा पानी पी रही होती है लेकिन तभी उसे एक अजीब सा एहसास होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह घबराकर उस जगह से हट जाती है। बचने के लिए दोनों जंगल के पत्तों और टहनियों से एक झोपड़ी बना लेते हैं। थोड़ी देर बाद एमा समुद्र किनारे जाकर SOS को और बड़ा कर देती है ताकि आसमान से गुजरती कोई रेस्क्यू टीम उन्हें देख सके। अब दोनों जंगल के खाने लायक चीजें ढूंढने लगते हैं। डीन को एक केला का पेड़ मिलता है और दोनों खूब केला खाते हैं। दिन चढ़ते चढ़ते गर्मी असहनीय हो जाती है। एमा अपनी फुल पैंट को काटकर शॉर्ट्स बना लेती है क्योंकि न तो वो पूरी पैंट पर रह सकती थी और न ही सिर्फ अंडर गारमेंट्स में। रात के समय एमा देखती है कि डीन झोपड़ी में आकर सो गया है। कुछ देर बाद वह भी उसके पास आकर लेट जाती है। अचानक डीन नींद में करवट बदलता है और उसका हाथ एमा के हाथ पर आ जाता है। एमा कुछ नहीं कहती लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी शांति होती है। अगले दिन एमा झरने के नीचे नहा रही होती है तभी डीन वहां
आता है और कहता है सनस्क्रीन चाहिए। एमा झल्लाकर कहती है मैं नहा रही हूँ, दूसरी तरफ जाओ। डीन मुस्कुराकर जवाब देता है तुमने ही तो कहा था इस आइलैंड में कोई और भी है, इसलिए पहरेदारी जरूरी है। एमा की आंखों में गंभीरता आ जाती है। हाँ, वह धीरे से कहती है मैंने कुछ महसूस किया है, यहाँ हम अकेले नहीं हैं। उधर होटल में बारबरा की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। न्यूज चैनलों पर अब खुलकर कहा जा रहा था कि एमा और डीन का लापता होना अब एक गंभीर मामला बन चुका है और पुलिस को शक है कि दोनों को मृत्यु हो चुकी है। अब तलाशी अभियान उनका शव ढूंढने के लिए चलाया जा रहा था। इसी बीच फिल गाँव लौटने की तैयारी में था क्योंकि एमा की छोटी बहन स्टेसी अकेली थी, लेकिन बारबरा अभी भी गहरे सदमे में थी। उसे देखकर फिल ने उसे दिलासा देते हुए कहा सब ठीक होगा, एमा वापस आएगी, और उसे गले लगा लिया। अगले ही दिन जैक बल्ब के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर एमा और इनकी तलाश के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर उस रहस्यमय आइलैंड पर धीरे धीरे रात उतर रही थी। एमा उदास होकर डीन से कहती है कि उससे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। तभी डीन को एक मानव खोपड़ी मिलती है। एमा डर जाती है और घबरा कर कहती है शायद ये भी हमारी तरह यहाँ फंसा था, और यह देखो इसका क्या हाल हुआ, कहीं हमारा भी यही अंजाम न हो। डीन उसे शांत करते हुए कहता है शायद ये कोई मछुआरा रहा होगा या स्मगलर, लेकिन हम अलग हैं, हमारे पीछे हमारे लोग हैं, और जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा, हम जरूर घर लौटेंगे। इतना कहने के बाद डीन एमा को चूमता है। यह एमा का पहला किस था। वह थोड़ी झिझकी मगर उसे अच्छा भी लग रहा था। रात की नरमी और अकेलापन उन्हें एक दूसरे के करीब ले आता है। पहली बार एमा खुद को पूरी तरह खुश और सुरक्षित महसूस करती है। अगली सुबह एमा की नींद खुलती है तो डीन पास नहीं होता। वह उसे आवाज लगाती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। घबरा कर वह जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। थोड़ी दूरी पर उसे डीन दिखाई देता है जो एक गड्ढा खोद रहा होता है। एमा को कुछ समझ नहीं आता कि वह ये क्यों कर रहा है। तभी वह फिसल कर गिर जाती है और घुटने पर चोट लग जाती है। डीन दौड़ कर आता है, उसकी चोट पर ध्यान देता है, कहता है मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बाद में दोनों एक झरने के नीचे नहाने लगते हैं। वह डीन अपने अतीत के बारे में बताता है कि उसकी माँ कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। एमा उसकी बातें गहराई से सुनती है। फिर बारिश होने लगती है और डीन उसमें बच्चों की तरह मस्ती करने लगता है। एमा मुस्कुराती है और दोनों बारिश में झूमने लगते हैं। डीन एक सुंदर फूल तोड़कर एमा के बालों में लगा देता है और एक बार फिर से ये दोनों अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। अब न्यूज चैनल पर बताया जा रहा था कि एमा और डीन को गायब हुए पूरा 1 महीना हो चुका। पुलिस ने उन्हें मृत मानते हुए सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है। हालांकि एमा के एक करीबी दोस्त को अब भी यकीन था कि वे दोनों जिंदा हैं। यही भरोसा बारबरा के दिल में भी था, इसलिए वह हार मानने के बजाय जैक के साथ फिर से हेलीकॉप्टर लेकर निकल पड़ती है अपनी बेटी को ढूंढने। रास्ते में वे कई लोगों को पर्चियां भी बांटते हैं जिनमें एमा और डीन की तस्वीरें और जानकारी दी गई होती है। लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिलता तो जैक कहता है हमने सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, शायद अब लौट जाना चाहिए। यह सुनते ही बारबरा चुपचाप उदास मन से घर की ओर लौट जाती है। उधर आइलैंड पर डीन एमा को एक रहस्यमयी हरे प्रकाश के बारे में बता रहा था। इसके बारे में उसकी माँ ने कहा था कि वह सूरज के अस्त होने से ठीक पहले दिखता है, लेकिन डीन ने वो रोशनी कभी खुद नहीं देखी थी। समय बीतता गया और एमा डीन दोनों उस आइलैंड की सुंदरता में घुल मिल गए। वे सुंदर समुद्र में नहाते, हंसते, खेलते और एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। उनके बीच अब एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। एक दिन जब दोनों साथ बैठे थे, एमा डीन से पूछती है तुमने पहली बार ये सब किसके साथ किया था। डीन मुस्कुराकर जवाब देता है स्कूल में एक दोस्त थी, मुझसे कुछ साल बड़ी। डीन जानता था कि एमा के लिए यह सब पहली बार था, इसलिए उसने उसे पूछा तुम्हें कैसा लगा। एमा मुस्कुराकर कहती है अच्छा लगा, लेकिन मैं और भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। डीन हंसते हुए कहता है तो फिर शुरू से सीखते हैं साथ में। कुछ दिन बाद दोनों जंगल में फलों की तलाश में जाते हैं। तभी उन्हें आसमान में किसी जहाज की आवाज सुनाई देती है। दोनों भागते हुए खुले मैदान की ओर दौड़ते हैं ताकि सिग्नल दे सकें। डीन जल्दी से एमा का बैग टटोलता है ताकि फ्लेयर गन मिल सके, लेकिन वह नहीं मिलती। तब तक वह विमान दूर निकल के जाता है। अब एमा को शक हो जाता है कि शायद उस आइलैंड पर कोई और भी है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। दिन बीतते जाते हैं लेकिन अब तक वही एक प्लेन उनके ऊपर से गुजरा था, कोई नहीं आया उन्हें बचाने। निराश होकर वे दोनों चौपड़ी में बैठते हैं और सोचते हैं कि शायद अब उन्हें यह मान लेना चाहिए कि अब कोई नहीं आएगा। अब उन्हें इस जंगल को ही अपना घर मानकर यहीं साथ जीना होगा। तभी डीन को अचानक किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है और वह उसे देखने जंगल की ओर चला जाता है। एमा को उसकी चिंता होती है, इसलिए वह भी उसके पीछे चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर डीन को एक ब्लैक पैंथर दिखाई देता है जो उसे घूर रहा होता है। डीन तुरंत पलट कर दौड़ता है। काफी दूर भागने के बाद वह जमीन पर गिर जाता है। एमा जब उसके पास पहुंचती है तो देखती है कि डीन के हाथों में खून से सना हुआ चाकू है और पास में एक मरा हुआ पैंथर पड़ा है।
डीन ने खुद को और एमा को बचा लिया था। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। एमा और डीन के परिवार वाले और दोस्त धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं एमा और डीन भी इस आइलैंड को अपना नया घर मानकर जीना सीख जाते हैं। वे शिकार करना सीखते हैं, झोपड़ी बनाते हैं और एक दूसरे के साथ अपने बचे हुए जीवन को अपनाकर खुशी से बिताने लगते हैं। एक दिन अचानक एमा की तबीयत बिगड़ जाती है, उसे उल्टियां होने लगती है। डीन चिंतित होकर पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? एमा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, शायद सिर्फ मौसम की वजह से हुआ है। थोड़ी देर बाद दोनों झोपड़ी के पास आराम करने को लेट जाते हैं, लेकिन तभी ऊपर से एमा की कुछ पुरानी चीजें एक एक करके नीचे गिरने लगती हैं। हैरान होकर जब ये ऊपर देखते हैं तो एक बंदर पेड़ पर बैठा होता है जो उनका सामान फेंक रहा होता है और उसके हाथ में वही फ्लेयर गन होती है जिसे वे पहले ढूंढ नहीं पाए थे। एमा बंदर को केला दिखाकर और बदले में बंदर वह गन नीचे फेंक देता है। उसी समय उन्हें आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दोनों तेजी से खुले मैदान की ओर दौड़ते हैं। एमा फुर्ती से फ्लेयर गन को लोड करती है और आसमान की ओर फायर करती है। हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है और आखिरकार 3 महीने बाद उन्हें उस द्वीप से रेस्क्यू कर लिया जाता है। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने उनके दोस्त और माता पिता खड़े होते हैं। सभी भावुक होते हैं और थोड़ी देर बाद दोनों को उनके परिवार अपने अपने घर ले जाते हैं। उसी रात डीन एमा से मिलने के लिए उसके घर आता है। दोनों बातें करते हैं कि कैसे घर लौटना अजीब लग रहा है। डीन उसे किस करने के लिए झुकता है मगर एमा हंसती हुई कहती है, हर 10 मिनट में मम्मी पापा आ जाते हैं, तुम्हें अब जाना चाहिए। फिर वो बताती है कि उनके लौटने की खुशी में एक पार्टी रखी गई है और डीन को भी आना है। अगले दिन पार्टी में सभी दोस्त और परिवार इकट्ठा होते हैं। एमा के पेरेंट्स सबको संबोधित करते हैं और खुशी जताते हैं कि उनका बच्चा वापस आ गया है। स्टेसी डीन से पूछती है, तुम सबसे अलग क्यों बैठे हो? डीन जवाब देता है, मुझे ज्यादा भीड़ पसंद नहीं। डीन इशारे से एमा को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन एमा नजरें चुरा लेती है। डीन चुपचाप पार्टी से बाहर चला जाता है। इसके बाद जिंदगी पहले जैसे हो जाती है। एमा मीडिया की नजर में आकर मशहूर हो चुकी थी लेकिन डीन अब भी अकेले रहता था। जब भी दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं वह बस चुपचाप एक दूसरे को देख लेते हैं, कहे बिना बहुत कुछ कह देते हैं। कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है लेकिन डीन कॉल नहीं उठाता। उसी शाम स्टेसी एमा के कमरे में आती है और भावुक होकर कहती है, जब तुम गायब हो गई थी हमने सच में सोच लिया था कि तुम अब कभी वापस नहीं आओगी, लेकिन अब हम सब साथ हैं और मुझे खुशी है कि मेरी बहन मेरे साथ है। दोनों बहनें मिलकर तय करती हैं कि वे साथ में स्कूल की प्रॉम पार्टी में जाएंगी। दूसरी ओर डीन अपनी माँ की कब्र पर जाता है। वहाँ बैठकर वह अपनी माँ को याद करता है और रो पड़ता है। उसी रात जब वह घर पर टीवी देख रहा होता है उसके पापा उससे पूछते हैं, क्या तुम मेरी पुरानी कोट पहनकर प्रॉम में जाना चाहोगे? इधर एमा प्रॉम पार्टी में अपनी बहन के साथ पहुंचती थी। तभी उसकी दोस्त लिज उसे एक सरप्राइज दिखाने के लिए बाहर ले जाती है। बाहर एमा की नजर बारिश में खड़े एक शख्स पर पड़ती है जो कोई और नहीं डीन था। तो वही कोट पहने हुए है जो उसके पिता का था और एमा का इंतजार कर रहा होता है। उसे देखते ही एमा की आंखों के सामने आइलैंड की सारी यादें ताजा हो जाती हैं। वो चुपचाप डीन की ओर बढ़ती है। बारिश के बूंदों में भीगी उस मुलाकात में दोनों एक दूसरे के गले लगाते हैं और पहली बार बिना कोई झिझक खुले दिल से एक दूसरे को चूमते हैं। और इसी खूबसूरत पल के साथ एमा और डीन की यह अनोखी प्रेम कहानी यहीं खत्म होती है, जहां दूरियों ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की लेकिन प्यार ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा भावुक लगा और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।